अब हम जेआईटी मेडिसिन का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, दैट इज मेल एब्जॉर्प्शन। मेल एब्जॉर्प्शन होता क्या है? मेल एब्जॉर्प्शन इज डिमिनिश्ड इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन। डिमिनिश्ड इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन को हम मेल एब्जॉर्प्शन कहते हैं। हमेशा ये याद रखें कि मेल एब्जॉर्प्शन का मतलब ये नहीं है कि एब्जॉर्प्शन एब्सेंट होता है, एब्जॉर्प्शन जीरो है। एब्जॉर्प्शन है बट वो कम है, डिक्रीज्ड है। एंड दिस मेल एब्जॉर्प्शन टर्म इज कंसर्न्ड ओनली एंड ओनली विद स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका कोई लेना देना नहीं होता लार्ज इंटेस्टाइन के साथ। तो अब मेल एब्जॉर्प्शन को पढ़ने से पहले हमें नॉर्मल एब्जॉर्प्शन जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है वो पता होना चाहिए। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को हम समझने के लिए दो भागों में बांटते हैं। एक प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज कंपोज्ड ऑफ डिओडेनम एंड जेजुनम, और एक डिस्टल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज कंपोज्ड ऑफ आइलियम। तो जो प्रॉक्सिमल पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसके अंदर सारे के सारे +2 वाले आयंस जो कि होते हैं आपके आयरन का, कैल्शियम का, कॉपर का, जिंक का, मैग्नीज का, मैग्नीशियम का, ये सारे +2 वाले आयंस अलॉन्ग विथ फोलिक एसिड, इसका एब्जॉर्प्शन होता है इन प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके। सारे जो +2 आयंस है इनका एब्जॉर्प्शन प्रॉक्सिमल पार्ट में इसलिए होता है क्योंकि प्रॉक्सिमल पार्ट जो होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसमें डायवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है, डीएमटी। इसीलिए प्रॉक्सिमल पार्ट के अंदर क्या जो है आपके सारे +2 के आयंस का एब्जॉर्प्शन होता है। जो डिस्टल पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसको हम कहते हैं कि इट इज कंपोज्ड ऑफ आइलियम, इस डिस्टल पार्ट में दो चीजों का एब्जॉर्प्शन होता है, एक तो बिट्वेल का और दूसरा बाइल का। तो बी याद रखें, इन दोनों बी का जो एब्जॉर्प्शन है ये डिस्टल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। विटामिन बी का जो एब्जॉर्प्शन है ये एग्जैक्टली अगर आपको बताओ तो टर्मिनल आइलियम में होता है वाया दी क्यूबुलिन रिसेप्टर्स, जिनको हम इंट्रिंसिक फैक्टर रिसेप्टर्स के नाम से भी जानते हैं। आगे आएगा ये, तो अभी इतना भी याद रखोगे कि बिट्वेल और बाइल का एब्जॉर्प्शन होता है आइलियम के अंदर, काफी है। और जो आपके ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है और लिपिड्स है, इनका तो एब्जॉर्प्शन जो है प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी होता है और डिस्टल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी होता है। ठीक है। तो अब इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है? इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन ये है कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है जिसका आप स्मीयर पे अगर आप उसके देखोगे कि माइक्रोसिटिक एनीमिया भी है और मैक्रोसिटिक एनीमिया भी है, मतलब उस पेशेंट को मिक्स्ड एनीमिया है, तो आप सस्पेक्ट क्या करोगे? आप सस्पेक्ट करोगे डिसीज ऑफ प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। डिसीज ऑफ प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्यों? क्योंकि उस पेशेंट में माइक्रोसिटिक अनीमिया आ रहा है ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी और मैक्रोसिटिक अनीमिया आ रहा है ड्यू टू फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। और ये दोनों पॉसिबल किस में होता है? इन द पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसके अंदर इन दोनों का एब्जॉर्प्शन हो रहा था। तो अगर इसका कोई डिसीज होगा तो इन दोनों का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, रिजल्टिंग इनटू मिक्स्ड अनीमिया। लेकिन अगर कोई पेशेंट सिर्फ मैक्रोसिटिक एनीमिया मतलब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के साथ आता है, करोगे डिस्टल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की डिसीज को। ओके। क्योंकि डिस्टल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बिट्वेल का एब्जॉर्प्शन होता है और इस बिट्वेल का एब्जॉर्प्शन अगर नहीं होगा तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा, जो कि अगेन क्या है? मैक्रोसिटिक एनीमिया है, और कोई माइक्रोसिटिक एनीमिया इसके अंदर नहीं। तो अब सबसे पहले जो है हम बात करेंगे फैट्स के बारे में। तो फैट्स का पहले नॉर्मल एब्जॉर्प्शन समझते हैं और फैट फिर जो है हम फैट के मेल एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करेंगे। तो नॉर्मली आपके जो खाने में फैट प्रेजेंट होता है ना, वो ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में होता है। और ये ट्राइग्लिसराइड जब आपके जेआईटी ट्रैक्ट के थ्रू इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो इनका जो काम होता है कि इंटेरोसाइट्स के अंदर जाना है। लेकिन एंटेरोसाइट्स के अंदर ये ट्राइग्लिसराइड जो है वो एंटर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ड्यू टू टू रीजंस। पहला, तो इनका जो साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है, ड्यू टू देयर लार्ज साइज दे कैन नॉट एंटर इनटू द एंटेरोसाइट्स। और दूसरा रीजन होता है इनका हाइड्रोफोबिक नेचर। हाइड्रोफोबिक नेचर के कारण जो एक वाटर की लेयर होती है ऑन दी एंटेरोसाइट्स, ये इसको रिपेल कर देती है आपके ट्राइग्लिसराइड्स को, उनके हाइड्रोफोबिक नेचर के कारण। तो अब ट्राइग्लिसराइड्स तो भाई पागल हो गया, वो एंट्रोसाइट के अंदर उसको जाना था, जा नहीं पा रहा। तो वो पहले क्या करता है? पहले तो वो फ्यूज हो जाता है और फैट ग्लोब्यूल का फॉर्मेशन कर लेता है। ट्राइग्लिसराइड पहले तो क्या करता है? फ्यूज कर लेता है और फैट ग्लोब्यूल का फॉर्मेशन कर लेता है। फिर इस फैट ग्लोब्यूल के ऊपर काम करता है आपका बाइल, जो कि लिवर सिक्रेट करती है, और ये बाइल इस फैट ग्लोब्यूल को कन्वर्ट करती है इनटू इमल्शन ड्रॉपलेट्स। फिर इस इमल्शन ड्रॉपलेट्स की भी साइज इतनी बड़ी होती है कि वो एंटेरोसाइट के अंदर एंटर नहीं कर सकता। तो इसको और छोटा करना पड़ेगा। तो इसको और छोटा करने के लिए जो है आपका पैंक्रियाज लाइपेज सिक्रेट करता है, और लाइपेज जो है ये बेसिकली इमल्शन ड्रॉपलेट्स को फैटी एसिड्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और अब ये फैटी एसिड्स इतने छोटे हो चुके हैं कि एंटेरोसाइट्स के अंदर इजीली एंटर कर सकते हैं। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है कि ये जो फैटी एसिड्स है अभी भी क्या है? अभी भी ये हाइड्रोफोबिक है, इसलिए एंटर नहीं कर सकते इनसाइड द एंटेरोसाइट्स। तो अब इनको हाइड्रोफिलिक बनाने के लिए फिर से आपका बाइल आता है। बाइल जिसने पहले फैट ग्लोब्यूल को इमल्शन ड्रॉपलेट के अंदर कन्वर्ट किया था, वो बाइल फिर से आता है ताकि वो आपके फैटी एसिड्स को क्या बना सके? हाइड्रोफिलिक बना सके। अब जो बाइल ये मॉलिक्यूल है ना, बाइल का जो मॉलिक्यूल होता है ये एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल होता है, मतलब इसके पास हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट भी होता है और लाइपोफिलिक कंपोनेंट भी होता है। तो ये सारे बाइल के मॉलिक्यूल जाके फैटी एसिड्स को कुछ इस तरीके से सराउंड करता है कि जो हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट है वो बाहर की तरफ रहेगा, और जो लाइपोफिलिक कंपोनेंट है, जिसको हम हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट भी कह सकते हैं, वो बाहर की तरफ रहेगा। और जिस कंपोनेंट का फॉर्मेशन होता है उसको हम कहते हैं माइसिल। और फिर ये माइसिल का जो एब्जॉर्प्शन है एंटेरोसाइट्स के अंदर वो बहुत इजीली हो जाता है।
फिर ये माइसिल का एब्जॉर्प्शन जो है, जिसने फैटी एसिड को कवर किया हुआ है, वो माइसिल का एब्जॉर्प्शन हो गया इनटू द एंटेरोसाइट्स। जब जैसे ही एंटेरोसाइट्स के अंदर माइसिल एंटर करेगा, ये फिर से अपने आप को खुद को कन्वर्ट कर लेगा इनटू फैटी एसिड्स, मतलब बाइल को खुद से अलग कर लेगा और खुद को कन्वर्ट कर लेगा इनटू फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में के अंदर जाएंगे, दैट इज योर ट्राइग्लिसराइड्स। और फिर ये ट्राइग्लिसराइड जो है कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू काइलोमाइक्रॉन्स। ट्राइग्लिसराइड्स का काइलोमाइक्रॉन्स में कन्वर्ट होना जरूरी इसलिए है क्योंकि काइलोमाइक्रॉन्स का ही एब्जॉर्प्शन हो सकता है लिम्फ के थ्रू। काइलोमाइक्रॉन्स का ही एब्जॉर्प्शन हो सकता है किसके थ्रू? लिम्फ के थ्रू। और जैसे ही लिम्फ के थ्रू एब्जॉर्प्शन होगा, वो ब्लड के अंदर जाएगा और फिर आपके पूरे बॉडी के सेल्स में जाएगा। ठीक है, तो हमने समझा फैट का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। इसके 3 फेजेस अगर आपको डिसाइड करें, तो पहला जो फेज था जिसमें आपका जो फैट था वो इंटेस्टाइन के अंदर था, और वो क्या बना रहा था? फैट ग्लोब्यूल्स बना रहा था। उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसको हम बोल सकते हैं ल्यूमिनल फेज ऑफ द फैट एब्जॉर्प्शन। दूसरा इंटेस्टिनल फेज, जिसमें ये इंटेस्टाइन के एंटेरोसाइट सेल के अंदर एंटर किया। और तीसरा है आपका लिम्फेटिक फेज। लिम्फेटिक फेज में क्या हुआ? लिम्फ के अंदर एब्जॉर्प्शन हो गया आपके काइलोमाइक्रॉन का। ठीक है, तो ये तो आपके सारे बेसिकली हो गए कि फैट का एब्जॉर्प्शन होता कैसे है। अब हम समझते हैं कि फैट का मेल एब्जॉर्प्शन कैसे होगा। बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपका लिवर का कोई डिसीज हो जाएगा जिसके कारण बाइल का सिक्रेशन नहीं होगा, या फिर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो जिससे बाइल जो है, इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है, इसमें डिक्रीज्ड बाइल हो जा रहा है, तो फिर आपका फैट का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा प्रॉपर्ली। सिमिलरली पैंक्रियास का कोई प्रॉब्लम है जिससे लाइपेज में कोई दिक्कत आ रही है, तो आपके फैट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। सिमिलरली मान लीजिए अगर आपका ये लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, तो अगर लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो फिर से एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो मान लीजिए इस काइलोमाइक्रॉन का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा, तो फिर से फैट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। तो ये सारे कॉजेस होते हैं आपके फैट मेल एब्जॉर्प्शन के, जिसमें पहला जो है वो है आपका डिक्रीज्ड बाइल। डिक्रीज्ड बाइल, अब ये डिक्रीज्ड बाइल आपको एक तो लिवर डिसीज के अंदर देखने को मिलता है, या फिर डिक्रीज्ड बाइल आपको एक सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं बैक्टीरियल ओवरग्रोथ सिंड्रोम। कौन कौन सा डिसीज है जिसके अंदर डिक्रीज बाइल देखने को मिलता है? जैसे कि लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। और एक सिंड्रोम है जिसके अंदर फिर से आपका जो बाइल है वो डिक्रीज देखने को मिलता है, और वो सिंड्रोम है बैक्टीरियल ओवरग्रोथ सिंड्रोम। बैक्टीरियल ओवरग्रोथ सिंड्रोम को समझने से पहले एक नॉर्मल चीज आपको बताता हूं, वो है कि नॉर्मली जो कंजुगेटेड बाइल होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वो प्रेजेंट होता है। नॉर्मली कौन सा बाइल जो है प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर? कंजुगेटेड बाइल जो होता है ये प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, एंड ये वेरी इफेक्टिव होता है माइसिलर फॉर्मेशन के लिए। नॉर्मली कंजुगेटेड बाइल जो होता है इट इज प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट इज वेरी इफेक्टिव इन व्हाट? इन द माइसिलर फॉर्मेशन। ठीक है, हाँ जी ठीक है। और जो बैक्टीरिया है, और फिर इस सिंड्रोम के अंदर क्या होता है? इस बैक्टीरियल ओवरग्रोथ सिंड्रोम के अंदर कुछ बैक्टीरिया जैसे कि बैक्टीरियोइड्स एंड इकोलाई ये लार्ज इंटेस्टाइन से एंटर कर जाते हैं इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन से एंटर कर जाते हैं इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसके कारण फिर ये बैक्टीरिया क्या करेंगे ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो कॉन्जुगेट बाइल प्रेजेंट था उसको डीकॉन्जुगेट कर देंगे। और अब ये जो डीकॉन्जुगेट करने के बाद अनकॉन्जुगेटेड बाइल बचेगा, ये लेस इफेक्टिव होता है माइसिलर फॉर्मेशन के अंदर। तो पहले जो कॉन्जुगेटेड बाइल आपका इफेक्टिव था माइसिलर फॉर्मेशन के अंदर, अब अनकॉन्जुगेटेड बाइल ज्यादा है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जो कि लेस इफेक्टिव होता है माइसिलर फॉर्मेशन के अंदर, जिसके कारण फैट एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। फैट एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा तो फैट मेल एब्जॉर्प्शन होगा। इस बैक्टीरियल ओवरग्रोथ सिंड्रोम को हम दो और नामों से जानते हैं, दैट इज स्टैग्नेंट बाउल सिंड्रोम एंड ब्लाइंड लूप सिंड्रोम। इसमें जो बैक्टीरिया एंटर करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, बैक्टीरियोइड्स और इकोलाई, ये उस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट विटामिन बी12 को भी यूज कर लेते हैं, रिजल्टिंग इनटू मैक्रोसिटिक अनीमिया। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये रिलीज करते हैं फोलेट कंपाउंड्स को एज देयर वेस्ट प्रोडक्ट्स। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या देंगे? एंटीबायोटिक्स देंगे, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन, मेट्रोनिडाजोल, एमॉक्सिक्लाव, रिफॉक्सिमिन एंड सेफेलोस्पोरिन। एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन जो इस सिंड्रोम के से रिलेटेड पूछा जाता है कि बैक्टीरियल ओवरग्रोथ सिंड्रोम के अंदर जो मैक्रोसिटिक अनीमिया देखने को मिलता है, इट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड और विटामिन बी12। तो आंसर होता है विटामिन बी12, क्योंकि विटामिन बी12 को आपका बैक्टीरिया यूज करता है रिजल्टिंग इनटू मैक्रोसिटिक अनीमिया। फोलेट कंपाउंड्स को तो वो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज कर देता है इनटू द इंटेस्टाइन। तो ये तो पहला आपका कंपोनेंट हो गया कि डिक्रीज्ड बाइल के कारण फैट मेल एब्जॉर्प्शन हो रहा है। दूसरा है डिक्रीज्ड लाइपेज के कारण मेल एब्जॉर्प्शन होना। डिक्रीज लाइपेज मतलब क्या? कोई पैंक्रियाटिक डिसीज है जैसे कि पैंक्रियाटाइटिस, जिसके कारण देयर विल बी डिक्रीज्ड लाइपेज इन द इंटेस्टाइन। अब ये होता क्या है वो समझाता हूं। नॉर्मली आपके पास ये पैंक्रियाज है और ये पैंक्रियाटिक डक्ट है जो कि लाइपेज को इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज करवाता है। जब पैंक्रियाटाइटिस होता है मतलब इन्फ्लेमेशन होता है पैंक्रियाज का, तो जो परमिएबिलिटी होती है आपके ब्लड वेसल्स की सप्लाइंग टू द पैंक्रियाज, उनकी परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। जब इनकी परमिएबिलिटी बढ़ जाती है तो जो लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट होता है पैंक्रियाज के अंदर, वो इस परमिएबल ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड सप्लाई के अंदर पहुंच के पूरे बॉडी में लाइपेज जो है
ब्लड सप्लाई के अंदर पहुंच जाता है। तो इससे हो क्या रहा है, तो इससे बेसिकली जो इंटेस्टाइन के अंदर आने वाला लाइपेज है वो कम हो गया। साथ में ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन देयर इज कंप्रेशन ऑफ दिस पैंक्रियाटिक डक्ट अगेन रिजल्टिंग इनटू द डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ लाइपेज इन द इंटेस्टाइन। जब लाइपेज इंटेस्टाइन के अंदर कम आएगा, बाकी का सर्कुलेशन में चला जाएगा, तो बेसिकली इट विल रिजल्ट इन व्हाट, इट विल रिजल्ट इन फैट मैलअब्जॉर्प्शन। बाकी तीन और कॉजेस होता है, जैसे कि म्यूकोजल डिसीज ऑफ द इंटेस्टाइन, मतलब जिसमें इंटेस्टाइन का म्यूकोजा से ही प्रॉब्लम है। और ये तीन सिंड्रोम्स होता है, सिलिएक स्प्रू, ट्रॉपिकल स्प्रू, विपल डिसीज, इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इनमें एक्चुअली मिसल का जो एब्जॉर्प्शन होता है वही डिक्रीज हो जाता है। फिर चौथा होता है डिक्रीज्ड काइलोमाइक्रॉन फॉर्मेशन। अब काइलोमाइक्रॉन का डिक्रीज्ड फॉर्मेशन जो है ये ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया में देखने को मिलता है। ये किसी एक जीन के म्यूटेशन के कारण होता है, वो आपको बताता हूं अभी मैं। और इसका क्लासिकल प्रेजेंटेशन होता है डायरिया विद स्पाइक सेल्स, जिनको हम अकैंथोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। बाकी लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन मतलब इंटेस्टिनल लिम्फेंजेक्टेसिया, ये भी जो है एक रीजन होता है फैट मैलअब्जॉर्प्शन का। अब ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया को आपको जो है मैं बता देता हूं 1 मिनट में। देखो, ए बीटा लाइपोप्रोटीन बहुत सारे सवाल इसके क्वेश्चन बैंक्स में मिलेंगे। क्या होता है ना कि फैट इसमें रिमूव नहीं किया जाता इंटेरोसाइट्स के थ्रू। क्यों? क्योंकि देयर इज डिफेक्टिव जीन दैट इज एमटीपी जीन। एक एमटीपी जीन होता है जो कि डिफेक्टिव हो जाता है, जिसके कारण जो काइलोमाइक्रॉन का एब्जॉर्प्शन है इंटेरोसाइट्स के थ्रू वो हो नहीं पाता। बायोप्सी पे आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। अगर इंटेस्टिनल बायोप्सी लोगे तो आपको लिपिड लेडन एंटेरोसाइट्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? लिपिड लेडन एंटेरोसाइट्स, लिपिड लेडन एंटेरोसाइट्स आपको देखने को मिलेंगे। और दूसरा, अगर आप पेरिफेरल स्मीयर लेते हो तो आपको देखने को मिलेंगे अकैंथोसाइट्स, स्पाइक्ड अपीयरेंस ऑफ द आरबीसीज। इतना याद रखना है जितना मैं बता रहा हूं, स्पाइक्ड अपीयरेंस ऑफ आरबीसीज विल बी सीन अकैंथोसाइट्स। और न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन इसका होता है फ्राइड्रिक अटैक्सिया, जिसमें आप मैनिफेस्टेशन पता है आपको, लोअर एंड अपर मोटर न्यूरॉन फाइंडिंग्स होती है एंड डिफेक्ट होता है इन द माइलिन कवरिंग ऑफ द पेरिफेरल नर्व्स। अब ये वो सारी जगह है जहां पर अकैंथोसाइट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये इबिटा इंटेस्टिनल बायोप्सी है, पोस्ट प्रैंडियल इंटेस्टिनल बायोप्सी, जिसमें दिख रहा है आपको फैट ग्लोब्यूल्स दिख रहा है। ठीक है, छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स दिख रहा है। ठीक है, इतना ही पता होना चाहिए आपको ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया के बारे में। इससे सारे सवाल तो सॉल्व हो जाएंगे उसके रिलेटेड। अब हम समझते हैं क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। तो कभी भी फैट मैलअब्जॉर्प्शन का कोई पेशेंट आएगा तो वो कंप्लेंट करेगा बल्कि फाउल स्मेलिंग स्टिकी स्टूल्स विच आर डिफिकल्ट टू फ्लश। हैरिसन की एग्जैक्ट लाइन है, बल्कि फाउल स्मेलिंग स्टिकी स्टूल्स विच आर डिफिकल्ट टू फ्लश। तो कौन से इन्वेस्टिगेशन आप कैरी आउट करोगे? तो जो गोल्ड स्टैंडर्ड है फॉर फैट मैलअब्जॉर्प्शन, तो वो गोल्ड स्टैंडर्ड तो है 72 आवर स्टूल फैट एस्टिमेशन। 72 आवर स्टूल फैट एस्टिमेशन। और ये पॉजिटिव तब होता है जब टोटल डाइटरी इंटेक का फैट एक्सक्रीशन होता है वो मोर देन 6% होता है। टोटल डाइटरी इंटेक में से मोर देन 6% जो फैट है वो अगर वो एक्सक्रीट हो जा रहा है तो फिर ये पॉजिटिव टेस्ट होता है। लेकिन आप सोचे कि 72 आवर्स मतलब 3 दिन तक रेगुलरली उस पेशेंट को स्टूल्स को कलेक्ट करके रखना है और फिर उसको लैब में सबमिट करना है। क्या है, वो पेशेंट आपके पास वापस आएगा? नहीं आएगा। तो जरूर ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, लेकिन रूटीनली नहीं की जाती इसे बिल्कुल भी। तो जो अच्छी टेस्ट है वो है आपके पास स्पॉट टेस्ट। स्पॉट टेस्ट में हम कुछ नहीं करते, एक स्टेन को यूज करते हैं, दैट इज योर सुडान 3 स्टेन। ये सुडान 3 स्टेन डायरेक्टली आपके फैट को स्टेन करेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके स्टूल्स में फैट है या नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें कि आपको पता नहीं चल रहा कि एग्जैक्टली कितना फैट है। तो यहां पर क्वांटिफिकेशन अपसेंट होता है स्पॉट टेस्ट के अंदर, जिसको अंदर हम सुडान 3 स्टेन को यूज करते हैं। तीसरा, स्टिएटोरिया की डायरेक्ट डेफिनेशन क्या है? स्टिएटोरिया की डायरेक्ट डेफिनेशन है कि स्टूल फैट इज मोर देन 7 ग्राम पर डे। तो इसमें क्या करते हैं, कंप्लीट एक डे का स्टूल सैंपल को कलेक्ट करते हैं और उसमें स्टूल के अंदर कितना फैट है उसको काउंट करते हैं एग्जैक्टली। अगर वो मोर देन 7 ग्राम पर डे है तो पेशेंट को स्टिएटोरिया है। और चौथा है आपका ब्रेथ टेस्ट। और ये ब्रेथ टेस्ट आपको पता होना चाहिए, इसका ऊपर डायरेक्टली ऐसा सवाल आ सकता है कि ब्रेथ टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ फैट मैलअब्जॉर्प्शन। करते क्या हो इस ब्रेथ टेस्ट के अंदर वो समझाते हैं। देखो, इस ब्रेथ टेस्ट के अंदर आप एक ये ट्राइग्लिसराइड्स है, इन ट्राइग्लिसराइड्स का ओरल कंजम्पशन कराते हैं पेशेंट को, और इन ट्राइग्लिसराइड्स को हम अटैच कर देते हैं कार्बन 13 से। ओके, इन ट्राइग्लिसराइड्स को हम क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं विथ कार्बन 13, और फिर ये ट्राइग्लिसराइड्स को तुम जो है ओरली दोगे टू दी पेशेंट। दिया पेशेंट को, फिर ये जो आपके ट्राइग्लिसराइड्स है जो कि कंबाइन किए हुए हमने कार्बन 13 के थ्रू, वो पहुंचेंगे इन द इंटेस्टाइन। जब वो इंटेस्टाइन में पहुंचेंगे तो इनका एब्जॉर्प्शन होगा, और एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होगा? लिम्फ के थ्रू होगा, काइलोमाइक्रॉन के अंदर कन्वर्ट करके। फिर ये लिम्फ के थ्रू ब्लड के अंदर जाएंगे, ब्लड के थ्रू ये सेल के अंदर जाएंगे, आपके बॉडी के हर सेल में जाएंगे, और फिर ये हर सेल में जाने के बाद
आपका ट्राइग्लिसराइड जो है अलग हो जाएगा कार्बन 13 से। ट्राइग्लिसराइड को तो आपकी बॉडी यूटिलाइज कर लेगी बाय मेटाबोलाइजिंग इट, लेकिन जो कार्बन 13 है इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा CO2 के अंदर, और ये CO2 आपके लंग्स एक्सपायर कर देंगे। लेकिन अब जो ये CO2 लंग्स एक्सपायर कर रहे हैं, इनके अंदर क्या है, कार्बन 13 प्रेजेंट है। तो फिर आप क्या करते हो, जब ओरली आपने दे दिया है इस पेशेंट को ये ट्राइग्लिसराइड्स जिसके साथ कार्बन 13 कंबाइन था, उसके बाद एक मशीन लेते हो और जो एक्सपायर कर रहा है एयर आपका पेशेंट, उसको आप देखते हो, उसके CO2 के कंपोजिशन को देखते हो। उसके CO2 के कंपोजिशन में अगर कार्बन 13 आपको मिलता है तो फैट एब्जॉर्प्शन नॉर्मल है, लेकिन अगर कार्बन 13 मिलता नहीं है मतलब फैट का मेल एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ये आपको बताना चाहिए। अगर कार्बन 13 नहीं मिलता मतलब फैट मेल एब्जॉर्प्शन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये आपकी ब्रेथ टेस्ट है जिसको हम यूज करते हैं फॉर फैट मेल एब्जॉर्प्शन। अब हम समझते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, ये एक्चुअल में आपके अलग अलग फॉर्म में होता है, आपको पता है, पॉलीसेक्राइड, डाइसेक्राइड, मोनोसेक्राइड। तो इसमें से जो इंटेस्टाइन है ये सिर्फ और सिर्फ मोनोसेक्राइड्स को ही एब्जॉर्ब कर सकती है। जो आपके डाइसेक्राइड्स होते हैं जैसे कि सुक्रोज, लैक्टोज, और जो स्टार्च होता है जैसे जो कि पॉलीसेक्राइड है, इनको डायरेक्टली आपके इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। इसीलिए अमाइलेज और डाइसैक्राइडाइजेस जैसे एंजाइम इनके ऊपर एक्ट करते हैं और इनको कन्वर्ट करते हैं मोनोसैक्राइड के अंदर। और फिर ये मोनोसैक्राइड्स बेसिकली एब्जॉर्ब किए जाते हैं बाय वन ट्रांसपोर्टर कॉल्ड एज SGLT1। एक आपको फ्रक्टोज के बारे में पता होना चाहिए कि फ्रक्टोज इज नॉट एब्जॉर्ब्ड वाया SGLT1, फ्रक्टोज इज एब्जॉर्ब्ड वाया GLUT5। ये आप याद रखें। ठीक है, अब एक सिंड्रोम समझते हैं भाई। एक है आपका मिल्क इंटॉलरेंस सिंड्रोम। इस मिल्क इंटॉलरेंस सिंड्रोम के अंदर लैक्टेज की डेफिशिएंसी होती है। कौन सी डेफिशिएंसी होती है, लैक्टेज नामक एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। अब ये लैक्टेज नामक एंजाइम क्या करता है, मिल्क में जो लैक्टोज होता है ना, इसको मिल्क में जो लैक्टोज होता है उस लैक्टोज को तोड़ने का काम करता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर। तो अगर इस पेशेंट के अंदर जिसमें लैक्टेज की डेफिशिएंसी है, अगर लैक्टेज ही नहीं होगा तो ये जो लैक्टोज है कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर, और एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पाएगा। तो डेफिशिएंसी ऑफ लैक्टेज जब भी होगी तो ये पेशेंट के अंदर, जब भी पेशेंट मिल्क लेगा ना, तो एब्डोमिनल पेन और डायरिया ये आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल पेन और डायरिया देखने को मिलेगा। दूसरा जो है वो है SGLT1 की डेफिशिएंसी। अगर किसी पेशेंट के अंदर SGLT1 की डेफिशिएंसी होती है तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज तो एब्जॉर्ब होगे नहीं, ओके, क्योंकि SGLT1 जरूरी होता है फॉर ऑल द मोनोसैकेराइड्स एब्जॉर्प्शन एक्सेप्ट फॉर द फ्रक्टोज। अगर इनका एब्जॉर्प्शन होगा नहीं तो आपको डायरिया की कंप्लेंट होगी। लेकिन जब भी फ्रक्टोज वाला खाना आप दोगे इस पेशेंट को जिसमें SGLT1 डेफिशिएंसी है, कोई डायरिया आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्रक्टोज तो GLUT5 के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है। इस सवाल को सॉल्व करें। मिल्क इंटॉलरेंस सिंड्रोम इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ लैक्टेज एंजाइम। फिर हम बात करते हैं कि कौन से इन्वेस्टिगेशन आप करते हो फॉर दिस कार्बोहाइड्रेट मेल एब्जॉर्प्शन। तो जो इन्वेस्टिगेशन आप करते हो वो होता है यूरिनरी डीजाइलोज टेस्ट। अब ये जो यूरिनरी डीजाइलोज टेस्ट है, इसमें पहली बात तो आपको बता दूं कि जो डीजाइलोज है, ये डीजाइलोज एक्चुअल में क्या है, ये एक मोनोसैकेराइड है, जो कि क्या है, मोनोसैकेराइड है। ओरल डीजाइलोज लोगे आप 25 ग्राम और आप पेशेंट को दोगे। ये जब डीजाइलोज आपके पेशेंट के जीआई ट्रैक्ट में जाएगा, कहां पर जाएगा, जीआई ट्रैक्ट में जाएगा और पहुंचेगा इन द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करने के बाद इसका एब्जॉर्प्शन होगा, मोनोसैकेराइड है ना ये, तो डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। और डीजाइलोज का एब्जॉर्प्शन होने के बाद ये ब्लड में पहुंचेगा। ब्लड में पहुंचने के बाद ये किडनीज के अंदर पहुंचेगा एंड यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो जाएगा। अब आपको चेक क्या करना है ना, आपको 5 आवर यूरिन सैंपल लेना है आफ्टर दी कंजम्पशन ऑफ दी ओरल 25 ग्राम डीजाइलोज। उसके बाद आपको 5 घंटे का यूरिन सैंपल लेना है और आपको चेक करना है कि कितना कंसंट्रेशन डीजाइलोज आपके बाहर आ रहा है। ओके, अगर मोर देन इक्वल टू 4.5 ग्राम ऑफ डीजाइलोज आ रहा है यूरिन के अंदर तो ये तो नॉर्मल है भाई, फिर तो नॉर्मल है, कोई कार्बोहाइड्रेट का मेल एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। लेकिन अगर लेस देन 4.5 ग्राम ऑफ डीजाइलोज आ रहा है यूरिन के अंदर, देन इट इज अ पॉजिटिव टेस्ट फॉर मेल एब्जॉर्प्शन। कार्बोहाइड्रेट मेल एब्जॉर्प्शन इस पेशेंट के अंदर प्रेजेंट है, ये समझ जाओगे आप अगर लेस देन 4.5 ग्राम डीजाइलोज आपको देखने को मिलेगा यूरिन के अंदर। ठीक है, हाँ जी ठीक है। तो मतलब अगर लेस देन 4.5 ग्राम आ रहा है ना, तो इसका मतलब यह है कि एब्जॉर्प्शन हुआ ही नहीं था, ब्लड के अंदर गया ही नहीं था, इसलिए आपके यूरिन के अंदर कम आ रहा है। और कभी भी ये याद रखें कि ये जो डीजाइलोज टेस्ट है ना, इट इज नेवर अ टेस्ट ऑफ पैंक्रियास। आप ये सोचिए कि क्या पैंक्रियास का, पैंक्रियाटिक अमाइलेज का कोई यूज है क्या इस टेस्ट के अंदर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि डीजाइलोज है ना, ये खुद एक मोनोसेक्राइड है।
बिना अमाइलेज के इसका एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली हो जाएगा। तो इट इज नॉट अ टेस्ट ऑफ पैंक्रियास, इट इज अ टेस्ट ऑफ म्यूकोजा ऑफ द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोजा का टेस्ट है ये, ना कि पैंक्रियास का। ठीक है, ठीक है। अब कुछ कुछ चीजें होती है जिनमें देयर कैन बी फॉल्स पॉजिटिव डी जाइलोस टेस्ट। फॉल्स पॉजिटिव डी जाइलोस टेस्ट मतलब क्या, कि देयर इज नो डिसीज ऑफ प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन, देयर इज नो डिसीज ऑफ प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर भी जो डी जाइलोस आपका यूरिन के अंदर आ रहा है दैट इज लेस देन 4.5 ग्राम्स। क्या हो सकता है? पहला तो पाइलोरिक स्टेनोसिस, जो कि आपको पता ना, सीएचपीएस, कंजेनिटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो उसमें क्या होगा कि खाना आगे जाएगा ही नहीं, तो एंटेरोसाइट से एब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं, तो यूरिन के अंदर आपका डी जाइलोस आएगा ही नहीं। तो पहली बात तो पाइलोरिक स्टेनोसिस। दूसरा रीनल फेलियर, मतलब एब्जॉर्प्शन तो हो गया आपके डी जाइलोस का, लेकिन ड्यू टू रीनल फेलियर वो अब यूरिन के अंदर नहीं आ रहा। दूसरा हो गया रीनल फेलियर। और थर्ड स्पेस शिफ्टिंग, मतलब एब्जॉर्प्शन तो हो गया, लेकिन ड्यू टू थर्ड स्पेस शिफ्टिंग ये जो ब्लड है ये आपके प्लूरल स्पेस के अंदर जा सकता है, पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर जा सकता है। तो इसीलिए ड्यू टू असाइटिस, प्लूरल एफिजन, ये आपकी यूरिन के अंदर नहीं आएगा, पर बाकी आपके स्पेसेस के अंदर चला जाएगा। तो ये तीन केसेस होते हैं जिनमें देयर कैन बी फॉल्स पॉजिटिव डी जाइलोस टेस्ट। ट्रू पॉजिटिव डी जाइलोस टेस्ट किसमें आती है? इन द डिसीज ऑफ म्यूकोजा ऑफ द प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन लाइक सीलिएक डिसीज। तो ये तो हो गया आपके कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन के बारे में जितना हमको बात करना था। अब हम समझते हैं विटामिन बी12 के एब्जॉर्प्शन के बारे में, जिसको हम कोबालामीन के नाम से भी जानते हैं। आपके पास होती है दो सलाइवरी ग्लैंड्स, दो नहीं, आपके पास सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। हाँ, सुनिए फिर से बताता हूं मैं, आपके विटामिन बी के एब्जॉर्प्शन के बारे में हमें समझना है। तो अब ये आपके पास फूड पार्टिकल है, और ये फूड पार्टिकल के ऊपर ये जो है ना, ये विटामिन बी12 के मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, आपने फूड पार्टिकल को अंदर डाला, ये स्टमक तक गया। ओके, इस फूड पार्टिकल का, जो कि विटामिन बी12 वाला फूड पार्टिकल है, इसमें विटामिन बी12 प्रेजेंट है, इस फूड पार्टिकल का पीछा करते करते सलाइवरी ग्लैंड एक मॉलिक्यूल रिलीज करती है ट्रांसकोबालामिन 1, जिसको हम आर बाइंडर या फिर हेप्टोकोरिन के नाम से भी जानते हैं। ये सलाइवरी ग्लैंड रिलीज करते हैं, और इसका पीछा करते करते, फूड मॉलिक्यूल का पीछा करते करते, ये जो आपका ट्रांसकोबालामिन 1 है, ये भी आपके स्टमक के अंदर आता है। स्टमक में आने के बाद जो आपके चीफ सेल्स पेप्सिनोजन को रिलीज करता है, जो कि पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट होता है वाया दी एचसीएल। ये पेप्सिन आपके विटामिन बी12 को सेपरेट कर देता है फूड पार्टिकल से। ये पेप्सिन क्या करता है? विटामिन बी12 को सेपरेट कर देता है फूड पार्टिकल से। और फिर जो आपका पीछे पीछे आ रहा था ना, ये आपका हेप्टोकोरिन, आर बाइंडर और ट्रांसकोबालामिन 1, ये इस विटामिन बी12 से बाइंड कर जाता है। यहां पर ही स्टमक में एक और फैक्टर रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। ये भी आशिक है आपके विटामिन बी12 का, लेकिन उसने देखा कि अभी तो ट्रांसकोबालामिन जुड़ चुका है किसके साथ? विटामिन बी12 के साथ। तो अब इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन बी12 के साथ अभी तो नहीं जुड़ सकता। तो अब जो है आपका ये जो कॉम्बिनेशन है ट्रांसकोबालामिन का एंड विटामिन बी12 का, ये सेकंड पार्ट ऑफ डियोडेनम के अंदर पहुंचता है। सेकंड पार्ट ऑफ डियोडेनम के अंदर पहुंचने के बाद प्रोटीएजेस जो होते हैं पैंक्रियाज से, जैसे कि ट्रिप्सिन, ये रिलीज होता है। जब ये ट्रिप्सिन लाइक प्रोटीएजेस रिलीज होंगे इन द सेकंड पार्ट ऑफ डियोडेनम, तो ये क्या करता है? इस ट्रांसकोबालामिन को भाई मार देते हैं। इस ट्रांसकोबालामिन को मार देने के बाद आपका विटामिन बी12 अलग हो जाता है, और अब ये विटामिन बी12 इन द सेकंड पार्ट ऑफ डियोडेनम कंबाइन करेगा किसके साथ? इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ, जो कि स्टमक से उसका पीछा कर रहा था। अब इंट्रिंसिक फैक्टर और आपके विटामिन बी12 का जो कॉम्बिनेशन है, ये पहुंचेगा टर्मिनल आइलियम के अंदर, और इस टर्मिनल आइलियम के अंदर आपको मिलेंगे क्या? इसके अंदर आपको मिलेंगे क्यूबुलिन रिसेप्टर्स, जिनको हम इंट्रिंसिक फैक्टर रिसेप्टर्स के नाम से भी जानते हैं। इन इंट्रिंसिक फैक्टर रिसेप्टर्स में सिर्फ और सिर्फ इंट्रिंसिक फैक्टर ही बाइंड कर सकता है। जब इंट्रिंसिक फैक्टर ये बाइंड करेगा विटामिन बी12 के साथ इसके अंदर, तो विटामिन बी12 का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा एंटेरोसाइट्स के अंदर, और फिर एंटेरोसाइट्स के थ्रू इनटू द ब्लड वेसल। और ब्लड वेसल के अंदर, मतलब जब सर्कुलेशन में आ जाएगा आपका एक बार विटामिन बी12, तो फिर से ये विटामिन बी12 अलग हो जाएगा आपके इंट्रिंसिक फैक्टर से, और फिर से ये ट्रांसकोबालामिन के साथ जुड़ जाएगा। किसके साथ जुड़ जाएगा? फिर से ट्रांसकोबालामिन के साथ जुड़ जाएगा। लेकिन ये जो ट्रांसकोबालामिन है जो कि सर्कुलेशन के अंदर प्रेजेंट है, ये ट्रांसकोबालामिन 2 है, और जो ट्रांसकोबालामिन आपके सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज किया था वो ट्रांसकोबालामिन 1 था। तो कुछ इस तरीके से आपका नॉर्मल एब्जॉर्प्शन होता है किसका? विटामिन बी12 का। तो अब विटामिन बी12 के मेल एब्जॉर्प्शन के तीन प्रमुख कारण होते हैं। तीन प्रमुख कारण क्या होता है? परनीशियस अनीमिया। परनीशियस अनीमिया में क्या होगा? देयर आर एंटीबॉडीज अगेंस्ट इंट्रिंसिक फैक्टर एंड पैराइटल सेल्स, जिसके कारण आपका फिर अगर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा तो सेकंड पार्ट ऑफ डियोडेनम से लेकर आपके डिस्टल आइलियम तक पहली बात तो विटामिन बी12 ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा, और अगर ट्रांसपोर्ट कर भी जाता है तो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा और वाया दिस क्यूबुलिन रिसेप्टर्स, क्योंकि क्यूबुलिन रिसेप्टर्स पे सिर्फ और सिर्फ इंट्रिंसिक फैक्टर ही बाइंड कर पाता था, तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा।
तो ये पहला पर्निशियस अनीमिया है जिसके कारण विटामिन बी12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। दूसरा पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी, पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी के कारण ट्रिप्सिन रिलीज नहीं होगा। अगर ट्रिप्सिन रिलीज नहीं होगा तो ये आपके ट्रांसकोबुलामिन को मारने वाला ट्रिप्सिन रिलीज ही नहीं होगा, जिसके कारण फिर इंट्रिंसिक फैक्टर और विटामिन बी12 एक दूसरे से बाइंड ही नहीं कर पाएंगे। और तीसरा है डिस्टल स्मॉल इंटेस्टाइन का कोई डिसीज, अगर इस डिस्टल स्मॉल इंटेस्टाइन का ही कोई डिसीज हुआ तो जो एब्जॉर्प्शन हो रहा था ट्यूबुलिन रिसेप्टर्स के थ्रू यहाँ पर वो हो नहीं पाएगा। तो ये तीन डिसीजेस होते हैं जिनके अंदर मैल एब्जॉर्प्शन हो जाता है विटामिन बी12 का। और एक आपका सिंड्रोम है, इसको हम इमर्सलैंड ग्रेसबैक सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। इस इमर्सलैंड ग्रेसबैक सिंड्रोम के अंदर ट्यूबुलिन रिसेप्टर का म्यूटेशन हो जाता है, जिसके कारण देयर इज नो एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन बी12। ठीक है। अब विटामिन बी12 का अगर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो आपको पता है मेगलोब्लास्टिक अनीमिया होगा। फिर मेगलोब्लास्टिक अनीमिया की काफी सारे फीचर्स होते हैं जिसको हमने हेमाटोलॉजी के अंदर डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पर सिर्फ मैं एनुमरेट कर रहा हूँ। ग्लोसाइटिस, एंगुलर चिलोसिस, जॉन्डिस, हाइपरपिगमेंटेशन, ब्रूजिंग, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, क्योंकि आपका जो विटामिन बी12 है इट इज यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ माइलिन, तो अगर माइलिन का सिंथेसिस नहीं होगा तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगी, ऑप्टिक अट्रोफी, डिमेंशिया, डिप्रेशन, अनोस्मिया, लॉस ऑफ टेस्ट, पोस्चरल हाइपोटेंशन, रॉम्बर एंड लेटरमेट साइन। ये सब क्यों होता है इन मेगलोब्लास्टिक अनीमिया, इन विटामिन बी12 डेफिशिएंसी? ये बहुत डिटेल में हेमाटोलॉजी के अंदर डिस्कस किया हुआ है। ये ग्लोसाइटिस की इमेज है, ये आपके एंगुलर किलोसिस की इमेज है, ये हाइपर पिगमेंटेशन की इमेज है दोनों। ठीक है। तो अब इन्वेस्टिगेशन जो हम करते हैं इन दिस विटामिन बी12 डेफिशिएंसी वो होती है शिलिंग्स टेस्ट। तो देखो मतलब विटामिन बी12 के मेटाबॉलिज्म में ये टेस्ट करता है। तो पहली बात तो शिलिंग टेस्ट हम क्यों करते हैं? शिलिंग टेस्ट इज डन टू नो द कॉज ऑफ विटामिन बी12 डेफिशिएंसी। विटामिन बी12 के डेफिशिएंसी और विटामिन बी12 का जो मेल एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसके तीन कॉजेस थे ना, ये तीन, इन तीनों में से एग्जैक्ट कौन सा कॉज है आपके विटामिन बी12 के मेल एब्जॉर्प्शन का, वो जानने के लिए हम करते हैं शिलिंग टेस्ट। इस शिलिंग टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं? हम इंजेक्शन देते हैं पहले विटामिन बी12 का इंट्रामस्कुलर। जब इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देंगे विटामिन बी12 का तो ये डायरेक्टली क्या काम होता है, ये बी12 जो है लिवर के अंदर जाता है और उसको सैचुरेट कर देता है। मतलब अब लिवर को है जो है आपका कोई एक्स्ट्रा का विटामिन बी12 ले सकता है क्या? नहीं, हमने पहले इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया विटामिन बी12 का और लिवर को सैचुरेट कर दिया विटामिन बी12 से, अब वो एक्स्ट्रा विटामिन बी12 नहीं ले सकता। फिर हम देते हैं ओरल रेडियो लेबल्ड कोबालामिन, हम उसके बाद क्या देते हैं? ओरल रेडियो लेबल्ड कोबालामिन देते हैं। और ये बेसिकली अगर आप देखोगे जब आप ओरल रेडियो लेबल्ड कोबालामिन दोगे वो फिर से आपके जीआई ट्रैक्ट के अंदर जाएगा, टर्मिनल आइलियम से इस रेडियो लेबल्ड कोबालामिन का क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ब्लड के अंदर जाएगा वो, फिर ब्लड से वो जाएगा लिवर के अंदर। विटामिन बी12 जो है लिवर के अंदर ही जाता है ताकि उस विटामिन बी12 से फिर काफी सारी चीजें बनती है लिवर के अंदर। अब ये ब्लड से आपका विटामिन बी12 लिवर के अंदर गया, लेकिन फिर उस विटामिन बी12 को पता चला कि लिवर तो ऑलरेडी सैचुरेटेड है भाई बी12 से, मतलब इसको और ज्यादा विटामिन बी12 की जरूरत है नहीं। तो अगर और ज्यादा विटामिन बी12 की जरूरत है नहीं तो फिर ये बी12 क्या करेगा कि अब तो मैं एक्सक्रीट कर जाता हूं, मुझे मेरी जरूरत किसी को है नहीं इस बॉडी के अंदर। तो जब वो एक्सक्रीट हो जाएगा तो किसके अंदर एक्सक्रीट होगा? यूरिन के अंदर। इसलिए हम यहां पर लेते हैं 24 आवर यूरिन सैंपल, और इस 24 आवर यूरिन सैंपल में हम चेक करते हैं कि कितना रेडियो लेबल्ड कोबालामिन जो है, कितना परसेंट ऑफ रेडियो लेबल कोबालामिन जो है एक्सक्रीट हुआ है। अगर मोर देन इक्वल टू 10% ऑफ रेडियो लेबल्ड कोबालामिन एक्सक्रीट हुआ है तो फिर ये नॉर्मल है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लेस देन 10% ऑफ रेडियो लेबल्ड कोबालामिन एब्जॉर्ब हुआ है, सॉरी एक्सक्रीट हुआ है, तो फिर तो कुछ ना कुछ गड़बड़ गया, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है आपके एब्जॉर्प्शन में ऑफ विटामिन बी12। एब्जॉर्प्शन ही नहीं हुआ होगा इसीलिए एक्सक्रीट ज्यादा हो गया, एक्सक्रीट कम हुआ है क्योंकि एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ था इंटेस्टाइन के थ्रू। तो आपको इतना तो पता चल गया कि विटामिन बी12 का एब्जॉर्प्शन में कोई प्रॉब्लम है। अब एग्जैक्ट रीजन क्या है उसको जानने के लिए आपको एक बार फिर से रिपीट करनी पड़ेगी टेस्ट को, इस सेम टेस्ट को। लेकिन जब हम रिपीट करेंगे ना तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? ओरली जो हम रेडियोलेबल कोबालामिन दे रहे थे इसके साथ इंट्रिंसिक फैक्टर्स देने पड़ेंगे। जब हम इंट्रिंसिक फैक्टर को साथ में दे देंगे और फिर उसके बाद यूरिन को चेक करेंगे, अगर इसके बाद एक्सक्रीशन जो है आपके रेडियोलेबल कोबालामिन का ये मोर देन 10% हो जाता है तो फिर तो आपका जो कॉज था वो पर्निशियस अनीमिया था, क्योंकि आपके इंट्रिंसिक फैक्टर देने के कारण ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, एक्सक्रीशन मोर देन 10% आने लगा। लेकिन अगर इसके बाद भी एक्सक्रीशन लेस देन 10% होता है तो फिर आप क्या करोगे? फिर से रिपीट करोगे टेस्ट को बाय एडिंग पैंक्रियाटिक एंजाइम्स। पैंक्रियाटिक एंजाइम्स ऐड करने के बाद अगर एक्सक्रीशन ऑफ द रेडियो लेबल्ड कोबालामिन ये मोर देन 10% हो जाता है तो फिर ये पैंक्रियाटिक डिसीज था जिसमें देयर वाज पैंक्रियाटिक एंजाइम डेफिशिएंसी। लेकिन अगर इसके बाद भी एक्सक्रीशन लेस देन 10% होता है तो हमारा डायग्नोसिस बनता है डिसीज ऑफ डिस्टल स्मॉल इंटेस्टाइन। म्यूकोजा जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का डिस्टल वाले उसमें कोई प्रॉब्लम है, ट्यूबुलिन रिसेप्टर्स में कोई प्रॉब्लम है, ये हो जाता है आपका लास्ट का डायग्नोसिस। ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स के बारे में पढ़ेंगे,
तब तक के लिए टाटा बाय बाय।